नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स का अध्याय 4 आय और रोजगार निर्धारण। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों? चैप्टर 4 आय और रोजगार निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ रहे हैं। और आज इसमें जो हमारा लेक्चर है बच्चों वो है लेक्चर नंबर 12। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 12 है। और लेक्चर नंबर 12 में क्या पढ़ाओगे गुरुजी? क्या पढ़ाएंगे? देखो, पहले ही आप लोगों के लिए कोर्सेज है, बड़े ही शानदार कोर्सेज है। और ये कोर्सेज क्यों लॉन्च करे गए हैं? क्योंकि जो अपना टारगेट है ना 0% डाउट और 100% मार्क्स, इसी से ही अचीव होगा बेटा। क्योंकि देखो एक्चुअल में क्या है कि भैया आप लोग पढ़ते हो, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर वीडियो देखते हैं, मैं रोज उनके कमेंट देखता हूँ भैया, रेगुलर वीडियो देखते हैं। अब क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो भैया पुराने हैं, फिर उनको पता चला हाँ वीडियो आते हैं, देख रहे हैं, अब पुराने वीडियोस पे डाउट पूछ रहे हैं, पता नहीं, मुझे पता ही नहीं चलता कि डाउट पूछ रहे हैं। तो अब क्या होगा, अगर आप ये कोर्स ले लेते हैं तो आपके टेलीग्राम पे डाउट सॉल्विंग ग्रुप बना दिए जाएंगे। जब भी डाउट आ रहा है डाउट डालो, अपन सोल्व कर देंगे। जब भी डाउट आ रहा है डाउट डालो, अपन लोग सोल्व कर देंगे। इसके अलावा आप लोगों को मिलेंगे प्यारे प्यारे हैंड रिटन नोट्स, आपको मिलेगी हर वीडियो, हर वन शॉट की पीडीएफ, जिससे आपको वीडियो को रोक रोक कर करके नहीं देखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कराए जाएंगे मॉडल पेपर, जिससे कि आपकी तैयारी के 4 चांद लग जाएंगे। और आपके होंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट एप्लीकेशन पे। यह रहा आपका अपना लर्निंग आर्ट्स का एप्लीकेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां जाइए, प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और कोर्स परचेज करने के लिए इन 2 नंबरों पे से किसी भी नंबर पे घंटी बजाइए और टीम को कहिए कि सर मैम मेरा कोर्स चालू कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र फीस में आपको पूरे सेशन का ये कोर्स मिलने जा रहा है। इतनी सी फीस है जितनी आप 4-5 दिन में खर्च कर देते हो, और इतनी सुविधा आपको मिलने जा रही है। ओके, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे निवेश गुणक की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। निवेश गुणक की अवधारणा, अब देखिए क्या है ये कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है, इसको समझिए। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, देखिए जब आप लोगों ने मनी और बैंकिंग का चैप्टर पढ़ा था, मुद्रा और बैंकिंग वाला चैप्टर जब पढ़ा, तो मैंने आप लोगों को मुद्रा गुणक पढ़ाया था, मनी मल्टीप्लायर पढ़ाया था, याद करिए। और मनी मल्टीप्लायर में क्या लिखवाया था? मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लिखाया था MM = 1/LRR। LRR क्या था? लीगल रिजर्व रेशियो। और लीगल रिजर्व रेशियो किससे मिलकर के बनता था? CRR प्लस SLR, इससे मिलकर के बनता था। मतलब MM जो था मनी मल्टीप्लायर, वो ये कहता था कि जो कॉमर्शियल बैंक है, जो व्यावसायिक बैंक है, वो कितना मनी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब जितना उनके पास डिपॉजिट होता है उससे वो कितना पैसा बना सकते हैं, कितना मनी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था, जब अपन मनी एंड बैंकिंग पढ़ते थे, मनी मल्टीप्लायर। तो यहाँ पर मैंने इसलिए बताया है क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ये लगे कि शब्द हमने सुना हुआ ही नहीं है। गुणक का मतलब या मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है? गुणा करते जाए, मल्टीप्लाई करते जाए। जैसे हम कहते हैं ना भैया दुगना हमें फायदा हुआ, मतलब 2 गुना, मतलब पहले 100 रुपए लगाए थे, आज 200 रुपए का फायदा हुआ, 4 गुना फायदा हुआ, 100 रुपए लगाए 400 का फायदा हुआ। तो गुना क्या है? मल्टीप्लाई होती जा रही है। तो यहां निवेश गुणक या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में क्या है कि हम जितना इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं उससे ज्यादा मुझे इनकम मिल रही है, तो जितना लगाया है उससे ज्यादा मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो ये गुणक है, ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। इसी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे आप लोगों ने मनी मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ा है कि जब जितना पैसा डिपॉजिट होता है उससे कितना पैसा बैंक क्रिएट कर सकता है, बना सकता है, उसी प्रकार से हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये जो थ्योरी दे रखी है, ये भी किसने दे रखी है? जॉन मिनार्ड किन्स की दी हुई। ये वाला चैप्टर का नाम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, आय और रोजगार के निर्धारण की जगह जॉन मिनार्ड किन्स रख देना चाहिए। ठीक है ना? मतलब पूरा का पूरा चैप्टर बार बार में किन्स भैया की जय जय हो, किन्स भैया की जय जय हो, जॉन मिनार्ड किन्स का है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर सीधा सा ये बताता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमें संबंध दर्शाता है, हमें रिलेशन दर्शा रहा है किस किस के बीच में, कि जब हम इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, हम जब इतना पैसा निवेश करेंगे तो उससे हमारी कितनी आय बढ़ेगी। जब हम हमारा इन्वेस्टमेंट और मनी
या हम कह सकते हैं इनकम। जब हम लोग इन्वेस्ट इतना करेंगे तो हमारी इनकम कितनी होगी, कितनी मल्टीप्लाई होगी, ये बताया जा रहा है। क्योंकि देखो सीधी सी बात, आपको एक बात बताऊं, जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम निवेश कर रहे हैं, तो हम सीधा सा इसी उद्देश्य से कर रहे हैं कि साहब मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। मैं ऐसी जगह पैसा लगाना ज्यादा पसंद करूंगा जहां मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो, मुझे जहां ज्यादा फायदा मिले, जहां ज्यादा बेनिफिट मिले। सीधा सा है कॉन्सेप्ट, डाउट वाली बात है ही नहीं। कोई भी व्यक्ति ऐसी जगह पैसा बिल्कुल भी खर्च नहीं करना चाहेगा जहां उसको नुकसान हो रहा हो या उसको कम फायदा हो रहा हो। जैसा आज कोई व्यक्ति बोले कि भैया एक जमीन यहां पर है, ये जमीन भी 50 लाख की है, ये जमीन भी 50 लाख की, पर इस वाली जगह पे जमीन की 50 लाख है। तो अब आपने देखा यार, लग नहीं रहा कि साहब यहाँ आने वाले समय में कोई बड़ा विकास होगा, कुछ नहीं। दूसरी जगह गए तो हाँ, रोड बन चुकी है, आसपास में कुछ घर भी है, फिर देखा पास में पेट्रोल पंप भी बना हुआ है, आने वाले समय में ज़्यादा इसकी डिमांड होगी, इस पर खर्च करो। क्योंकि ये आने वाले समय में वहाँ अगर कीमतें 20 साल के बाद 70 लाख पहुंचेगी तो यहाँ पे 1.5 करोड़ की कीमत होगी, यहाँ इसको निकाल करके पैसा कमाएंगे। तो जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जहाँ ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा, आप वहीं इन्वेस्टमेंट करोगे। तो ये जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, ये हमें यही बताता है कि हम कितने पैसे लगाने से जो हमारी इनकम है वो दोगुनी या 4 गुनी होगी। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या निवेश गुणक है, उसको कैसे दर्शाया जाता है? अभी तक देखो, अब देखो इसमें इंटरेस्टिंग बात यही है, आप लोग अभी तक के जो यूज करते थे 1000 के लिए करते थे, 10K, 12K, 15K, ऐसे 10K, 20K, 50K, ये आप लोग इस्तेमाल कर रहे थे। पर अब आज से हम लोग जो के इस्तेमाल करेंगे वो किसके लिए करेंगे? हमारी इनकम मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के लिए। इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे कितनी इनकम आएगी, तो इसलिए ये मल्टीप्लायर के लिए के वर्ड यूज होगा। ऐसे ही आप लोग 10 तक जब मैथ्स पढ़ते थे तो आप पाई का यूज करते थे। अब यहाँ पर इकोनॉमिक्स में पाई प्रॉफिट को भी दर्शाया जाएगा। तो यहाँ पर मतलब बहुत कुछ आपके जीवन में बदलाव आगे होंगे। इसी के अलावा अगर अपन लोग देखें तो अपन जब जीडीपी पढ़ते हैं तो सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं उसको। सकल का मतलब होता है टोटल। अब मैथ्स में आज तक आपने पढ़ा होगा कुल, मैथ्स में किसी भी किताब में पढ़ा होगा तो कुल पढ़ा होगा, पर आज अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं? सकल पढ़ रहे हैं। एग्रीगेट का मतलब भी टोटल होता है, टोटल का मतलब हिंदी में कुल होता है, पर अपन क्या पढ़ रहे हैं? समग्र पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे कितने चेंजेस इकोनॉमिक्स लेने के बाद हमने देखे हैं, कितना कुछ हम लोगों ने पढ़ा है। और मतलब हमेशा हमारा जो जीवन का उद्देश्य होना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा हाई लेवल पर अपन लोग जाए। देखो बच्चों, आज आप लोग 12th के लिए पढ़ रहे हैं, दैट्स ग्रेट थिंग, बहुत अच्छी बात है। आप 12th के नजरिए से ही पढ़िए, और मैं भी सिर्फ इतना पढ़ाता हूं कि हाँ भैया बच्चों के 12th में बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आ जाए, पर जिंदगी में हमें कभी यहाँ रुकना नहीं है। मैं आपको एक बात कहता हूं कि आपका सपना यूपीएससी का है, आपका सपना गवर्नमेंट जॉब में लगने का है, बहुत अच्छी बात है, आप लगिए। और मैं मेरे गुरुदेव से मनोकामना करता हूं कि एक दिन आपका नंबर भी आए। परंतु मैं आपको एक बात कहता हूं कि जो भी सब्जेक्ट आज आप लोग पढ़ रहे हैं, चाहे इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी सब्जेक्ट आज आप लोगों का, सर फिलोसफी, सोशियोलॉजी, उसमें से एक सब्जेक्ट को पकड़ लीजिएगा और उसको ऐसा पकड़ लीजिएगा कि साहब मुझे इसको छोड़ना नहीं है। मतलब एक सब्जेक्ट में तो हमें ऐसा बनना है कि अगर जिंदगी में कोई रुके ना तो वो बोले अरे यार उस फलां व्यक्ति के पास जा, वो तेरा डाउट 100% सोल्व कर देगा भाई, गारंटी के साथ। इस सब्जेक्ट का तो भैया वो मास्टर है, मास्टर है। उसको चाहे दूसरे सब्जेक्ट का कुछ भी नहीं आता, और इस सब्जेक्ट में भैया पूरे शहर में छोड़, पूरे एरिया में तुझे कहीं नहीं मिलेगा उस व्यक्ति का। ऐसा मास्टर कमांड आप लोगों की होनी चाहिए। आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो इकोनॉमिक्स पकड़ लीजिए, इकोनॉमिक्स अभी 12th के हिसाब से पढ़िए। जब पर फिर कॉलेज में क्या आपको टाइम मिलेगा, समय मिलेगा, तो कॉलेज की किताबों को उठाइएगा, एक एक किताबों को बड़े आराम से धीरे धीरे ऑनलाइन वीडियो सर्च कर करके उनको पढ़िएगा, एक एक कॉन्सेप्ट की बड़ी गहराइयों में जाइएगा। और फिर आप उन चीजों को जब क्लियर कर लेंगे, और फिर जब आपसे कोई पूछेगा तो आपको खुद ऑटोमेटिकली क्या होगा? मोटिवेटेड फील होगा, अरे यार भाई साहब मैंने इस बच्चे को टॉपिक क्लियर कर दिया, मैंने उस व्यक्ति ने मुझसे पूछा था, मैंने ये सॉल्व कर दिया, बड़ा मजा आ गया। और तभी मोटिवेशन आता है। ये फालतू की बातें ये देख लें वो देख लें नहीं, जब हम कुछ बढ़िया करते हैं ना तब ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आता है, तब ऑटोमेटिकली हमें ये लगता है कि हाँ साहब हम कुछ बहुत अच्छा कर चुके हैं। तो इसलिए आप अब भी जो पढ़ो लो लेवल पे पढ़ो, पर 12th के बाद है ना पकड़ लेना सब्जेक्ट को कि हाँ साहब हमें तो बस इकोनॉमिक्स के साथ निकलना है। जब मैंने 10th के बाद मेरा सपना था कि मैं आर्ट्स लूँ, बट हमारे स्कूल में आर्ट्स अवेलेबल नहीं थी, स्कूल वालों ने दिया नहीं। फिर मैंने कॉमर्स ली 11th 12th में, और कॉमर्स में इकोनॉमिक्स आती है। जब 12th में कॉमर्स ले ली और मैंने बाकायदा स्कूल को टॉप करा था, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि साहब मैं मेरी तारीफ कर रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ वो भी बताऊँगा। 12th के बाद मैंने आर्ट्स ले ली, मैंने आर्ट्स में पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स को पढ़ा। फिर मैंने मास्टर्स करा इकोनॉमिक्स से।
तो जब मैं 12th के बाद ई मित्र वाले के पास फॉर्म भराने गया था ना, तो क्या होता है कि कॉलेज में जाकर करके आपको चॉइस मिलती, ऑप्शन मिलता है, जैसे कि भैया पहला सेट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको का, दूसरा सेट है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का, ऐसे करके सेट बने हुए होते हैं 3 सब्जेक्ट। तो उस भैया ने मुझसे ये पूछा था कि बोले मनीष एक ऐसा सब्जेक्ट बता दे जो तुझे हर हालात में चाहिए ही चाहिए। मैंने बोला इकोनॉमिक्स डाल दो, किसी भी हाल में इकोनॉमिक्स चाहिए, चाहे हाथ से कुछ भी निकल जाए, क्योंकि 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ करके आए थे, गजब की कमांड थी, चाहिए मैं किसी भी हाल में इकोनॉमिक्स चाहिए। तो फिर उसने जो भी सारे सेट डाले ना, सारे के सारे सेटों में इकोनॉमिक्स था सारे के सारे सेट में इकोनॉमिक्स था। बीए इकोनॉमिक्स से कर दी, मास्टर्स इकोनॉमिक्स से करा। और अब मैंने ये क्यों बताया कि साहब मेरे कॉमर्स में स्कूल टॉप करके, क्योंकि काफी लोगों को ये लगता है कि हाँ भाई कॉमर्स से आर्ट्स में गया था तो हाँ बनी होगी 40-45%। अरे भाई ऐसी बात नहीं थी, स्कूल को टॉप करा था, इच्छा थी आर्ट्स में लेने की, इसलिए आर्ट्स में गए थे। ऐसा नहीं था कि कम परसेंटेज होने के कारण हम कॉमर्स को छोड़ करके आर्ट्स में आए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो आप भी एक सब्जेक्ट पे कमांड बनाइए और उस सब्जेक्ट में आपका नॉलेज मल्टीप्लाई ही होना चाहिए, उस सब्जेक्ट में आपका नॉलेज कम नहीं होना चाहिए। तो एक दिन फिर आने वाले समय में नॉलेज मल्टीप्लायर भी आ जाएगा। चलिए, निवेश गुणक की अवधारणा प्रोफेसर जे.एम. किन्स का एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये जो निवेश गुणक है या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, ये भी जो एक महत्वपूर्ण योगदान है किसका है, जे.एम. किन्स का है, जॉन मिनार्ड किन्स का है। कहां के अर्थशास्त्री रहे हैं ये, ब्रिटेन के अर्थशास्त्री रहे हैं, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं ये। किन्स माना जाता है कि निवेश में प्रारंभिक वृद्धि से अंतिम आय कई गुना बढ़ जाती है। तो किन्स ये मानते हैं कि जब निवेश में हम प्रारंभिक वृद्धि करते हैं, मतलब निवेश में हम थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर देते हैं, जैसे मान लो अभी मैं 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं और मैं वो इन्वेस्टमेंट बढ़ा दूं, मैं 200 का कर दूं, मैं 150 का कर दूं, तो कहीं ना कहीं जो हमने प्रारंभिक वृद्धि करी, शुरुआती जो हमने वृद्धि कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, उस इंक्रीमेंट के कारण जो हमारी फाइनली आय आएगी, जो इनकम आएगी, वो कई गुना बढ़ जाएगी, उसमें काफी बड़ा इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर निवेश गुणक के तहत या जे.एम. किन्स जो कह रहे हैं, वो उनका ये कहना है कि अगर हम निवेश पर थोड़ी सी वृद्धि कर करके खर्च करते हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारे पास जो हाथ में आय आती है, इनकम आती है, वो क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब जितना आपने निवेश में वृद्धि करी है उसकी तुलना में क्या होगा, ज्यादा होगा, उसकी तुलना में ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो इसलिए कहते हैं कि निवेश में हमें वृद्धि करनी चाहिए, जिससे कि हमारी आखिरी में आय इनकम आय वो ज्यादा होगी। गुणक निवेश में प्रारंभिक वृद्धि और कुल आय में परिणामी वृद्धि के बीच संबंध को व्यक्त करता है। तो अब देखिए, गुणक जो निवेश है, ये जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, जिसको हम के से भी दर्शाते हैं, ये प्रारंभिक गुणक निवेश में प्रारंभिक वृद्धि, मतलब जो हमने निवेश में प्रारंभिक वृद्धि करी, शुरुआत में हमने इंक्रीमेंट करा, और कुल आय में परिणामी वृद्धि। देखो निवेश में तो कौन सी वृद्धि है, प्रारंभिक वृद्धि, मतलब शुरुआती दौर में हमने कितनी वृद्धि करी है, कितना इंक्रीमेंट करा है, और आय तो हमारे बाद में परिणाम से ही मिलेगी। हमें फाइनली काम करने के बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर उसका भविष्य में जो भी आएगा परिणाम होगा, वो तो फ्यूचर में हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर प्रारंभिक जो वृद्धि हमने करी है और वो जो आय हमारे पास आने वाली है, उसके बीच के संबंध को बताता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। एक बात मैं आपको लोगों को और बता देता हूं कि क्लास 12th के बाद जैसे आप लोग हैं, तो आप लर्निंग भी करिएगा और अर्निंग भी करिएगा। 2-3 घंटे आप चाहे किसी बच्चों को पढ़ाएं, आप कोई छोटा मोटा कोई आपको कहीं जॉब हो, करिएगा। एक्चुअल में मैं 12th के बाद बच्चों को इसलिए सजेस्ट करता हूं क्योंकि आप लोगों को पैसों की वैल्यू पता रहनी चाहिए, क्योंकि पैसों की वैल्यू पता रहती है, इंसान के कंधों पर जिम्मेदारी रहती है ना, तो पहली बात तो वो कभी गलत रास्ते नहीं जाता है। दूसरी बात यह है कि जल्दी सफल होता है वो व्यक्ति, उसको पता है साहब पैसा कमाना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, इसका ये महत्व है। तो लर्निंग भी करिए, लर्निंग पहले है, सबसे इंपॉर्टेंट है। बिना लर्निंग के अर्निंग नहीं मिलती है। सीखना भी है पर थोड़ा बहुत महीने के चाहे आप 500 रुपए कमा, आप 5 बच्चों को लेकर के बैठ के 100 रुपए मिल गए, 500, बात पैसों की नहीं है, पर आपको पता चल जाए अगर 500 रुपए भी कमाए तो 2 घंटे इतनी मेहनत के बाद मिले। तो लर्निंग अर्निंग दोनों होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप जो हम इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या है, सीखना, और फिर हम ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे तो हम ज्यादा एंडिंग में कमाएंगे। जैसे डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स पहले कितना मेहनत करते हैं, कितना पढ़ते हैं और करते हैं, ये करते हैं, फिर MBBS में वहाँ फिर जो स्पेशल डिग्री लेते हैं वो, फिर उसके बाद देखो फिर उनको अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिल जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल, अब डॉक्टर जाते ही हाँ साहब ठीक है, सब कुछ ठीक है, ये 2 टैबलेट खिलाओ, ले लेना, 1000 रुपये दे जाना बाहर। ये वो आपके 2 मिनट को देखने के नहीं ले रहे, वो उन्होंने जो अपने 15 से 20 साल खराब करे, खराब मतलब इन द सेंस मेहनत जो करी उन्होंने, उसका चार्ज ले रहे। तो उन्होंने शुरुआत में इन्वेस्टमेंट करा, अब वो कमा रहे। व्यवहार में ये देखा गया है कि जब निवेश एक निश्चित राशि से बढ़ाया जाता है तो आय में परिवर्तन प्रारंभिक निवेश की सीमा तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि ये निवेश में से परिवर्तन कई गुना अधिक होता है। तो सीधा सा कहा गया कि जब निवेश
एक निश्चित राशि से बढ़ाया जाता है, मतलब एक फिक्स अमाउंट ऑफ इनकम, एक फिक्स अमाउंट से बढ़ाया जाता है, मतलब इतना अमाउंट से हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है, तो जो इनकम है, जो आय है, आय में जो परिवर्तन है वो सीमित नहीं रहता उस सीमा तक, वो कई गुना बढ़ता है। मतलब जितना हम लोगों ने निवेश करा है उस निवेश की तुलना में कई गुना क्या है, आय बढ़ जाती है। मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यही बता रहा है कि हमारा इतना इन्वेस्टमेंट करने से इतनी इनकम हमारे जनरेट होने के चांसेस होंगे। दूसरे शब्दों में आय में परिवर्तन निवेश में परिवर्तन का गुणक है। तो आय में जो परिवर्तन है निवेश में परिवर्तन का गुणक है, मतलब निवेश में परिवर्तन करने से आय में क्या परिवर्तन आएगा। गुणक बताता है कि निवेश में वृद्धि के परिणाम स्वरूप आय कितनी गुना बढ़ जाती है। तो यह सबसे आसान परिभाषा है यहां से यहां तक। गुणक मल्टीप्लायर ये बता रहा है कि निवेश में वृद्धि करने से, भाई आप निवेश में इतनी वृद्धि करोगे तो आपकी जो आय है वो कितनी गुना बढ़ जाएगी, कितने टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो निवेश के गुणक ये बता रहा है कि निवेश में वृद्धि करने से आय में कितनी वृद्धि होती है, आय कितनी बढ़ती है, वो यहां पर आएगा। तो ये मल्टीप्लायर हमें दर्शाया जा रहा है। मतलब सीधी सी बात है, ये रिलेशनशिप किसका दर्शा रहा है, इन्वेस्टमेंट का और हमारी उससे इनकम का। तो चलिए अब इसका एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। तो अब भी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, या इसको मल्टीप्लायर भी कह सकते हैं, सिर्फ मल्टीप्लायर, इसी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को किससे दर्शाया जा रहा है, के से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जा रहा है, के से दर्शाया जा रहा है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, तो ये दर्शाता है k इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन i। इन्वेस्टमेंट, इसको अगर हिंदी में हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आय में परिवर्तन और बटा निवेश में परिवर्तन। आय में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन। इंग्लिश में अगर मैं इसको लिखवाता हूं तो मैं ऐसे लिखवाऊंगा, चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इनकम में, इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन आने से इनकम में कितना चेंज आता है। तो जैसे अपन कहते हैं कि भैया, एक बार उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि 16,000 हमारा इनकम है, जैसे 16,000 है और हमने मान लीजिए 8,000 जो है हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो अब इससे कितना आया, 2। मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट हमने 8 का कराया था, कमाए कितने, 16, मतलब दोगुना पैसा कमा लिया है। ठीक है, डबल हमने पैसा कर लिया है, 8 लगाए थे और 16 हमें मिल गए। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के का जो है फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैसे दर्शाया जाएगा, उसका फॉर्मूला चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आय होगा, और इस फॉर्मूले के हिसाब से हमने यहाँ देखा तो वो 2 गुना हो गया है। अब बात करते हैं एमपीसी और गुणक की। देखो एमपीसी जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और हम कहते हैं कि जो कंज्यूम उपभोग करने की सीमांत प्रवृत्ति के बारे में हम पर लोगों ने पढ़ा था कि एमपीसी क्या होती है। तो एमपीसी का अगर मैं चर्चा करता हूं कि सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति क्या है या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, तो ये इसमें ये था कि चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। मतलब मेरे इनकम में चेंज होने पर, मेरे इनकम में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होने पर या थोड़ा बहुत कमी आने पर मेरे उपभोग पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये अपन ने पढ़ा पूरा इसी चैप्टर में बड़ा डिटेल से। एमपीसी और एमपीएस के बारे में अपन लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो एपीसी का मेरा क्या फॉर्मूला था, सी अपॉन वाई था। एमपीसी किसकी बात करता है, चेंज की करता, तो चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई था। ऐसे ही बात करूँ तो एपीएस मेरा क्या था, एस अपॉन वाई था, और एमपीएस मेरा क्या था, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई था। ठीक है, तो अब हम लोग ये जो एमपीसी है कि साहब मेरी इनकम बढ़ने पे मैं इतना कंज्यूम कर रहा हूं, तो अब उसका और गुणक का क्या रिश्ता है। फिर हम ये भी देखेंगे कि एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, बचत की सीमांत प्रवृत्ति का रिश्ता क्या है गुणक के साथ। तो पहले एमपीसी और गुणक की चर्चा कर लेते हैं। एमपीसी और गुणक के मूल्य के बीच सीधा संबंध मौजूद है, मतलब दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन होने का मतलब क्या है कि इफ एमपीसी इंक्रीजेस, अगर एमपीसी बढ़ेगा तो आपका जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो भी बढ़ेगा, और अगर आपका एमपीसी गिरता है, एमपीसी में गिरावट आती है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपके के में मल्टीप्लायर में भी गिरावट आएगी। तो एमपीसी और गुणक के मूल्य के बीच में सीधा संबंध मौजूद है। एमपीसी के बढ़ने पर मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा, एमपीसी के गिरने पर मल्टीप्लायर भी गिरेगा।
एमपीसी और गुणक के मूल्य के बीच में सीधा संबंध मौजूद है। एमपीसी जितनी अधिक होगी गुणक का मूल्य उतना ही अधिक होगा। मतलब ये जितनी ज्यादा है गुणक उतना ही ज्यादा है, ये जितना कम है गुणक उतना ही कम है, और इसके विपरीत मतलब जितना एमपीसी ज्यादा होगा गुणक उतना ही ज्यादा होगा, और इसके विपरीत मतलब एमपीसी जितना कम होगा गुणक भी उतना ही कम होगा। तो एमपीसी और गुणक के बीच में अगर संबंध पूछ लिया जाए तो कैसा संबंध है? एमपीसी और गुणक के बीच में पॉजिटिव संबंध है, ठीक है, सकारात्मक संबंध है, जहां पर एमपीसी के इंक्रीज होने पर गुणक भी इंक्रीज होता है और एमपीसी के गिरने पर गुणक भी गिरता है। गुणक की अवधारणा इस सत्य पर आधारित है कि एक व्यक्ति का व्यय दूसरे व्यक्ति की आय है। जो गुणक की अवधारणा है वो इस बात पर आधारित है कि एक व्यक्ति का व्यय दूसरे व्यक्ति की आय है। अब इस चीज को समझो, क्या कहना चाहता है कि देखो एक्चुअल में क्या है कि आज मेरी इनकम किसी दूसरे के लिए खर्चा है, दूसरे की इनकम किसी के लिए खर्चा है। सीधा सा मतलब हम ये कहते हैं कि एक व्यक्ति का खर्चा दूसरे की आय है और दूसरे के लिए जो आय है वो किसी के लिए खर्चा है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताता हूँ, मैं जैसे आज यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पेमेंट कौन करेंगे? निखिल सर, राहुल सर पेमेंट करेंगे। तो निखिल सर, राहुल सर जो मुझे पेमेंट कर रहे हैं उनके लिए तो खर्चा हो गया, मेरे लिए इनकम हो गई, तो उनका खर्चा मेरे लिए इनकम हो गई। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास हाथ में पैसे आए और मैंने सोचा कि कपड़े खरीदने हैं, कपड़े खरीदने के लिए मैं दुकान पे गया, मैंने 5,000 रुपए दुकानदार को दे दिए, तो मेरा तो खर्चा हुआ पर दुकानदार की क्या हुई? इनकम हुई। अब दुकानदार पैसा घर पे लेकर के गया तो उसने देखा कि साहब इस बार किराए के मकान पे रहते हैं तो उसका किराया देना है, तो उसने मकान मालिक को दे दिए 3,000 रुपए, तो अब मकान मालिक की इनकम हुई और इसका खर्चा हुआ। मतलब हम हर व्यक्ति की एक का खर्चा दूसरे की इनकम है और जिसकी इनकम है वो किसी के लिए खर्चा ना खर्चा जरूर होगी। यही बात यहाँ पे लास्ट में कही गई है कि गुणक की जो अवधारणा है किस सत्य पर आधारित है, किस बात पर आधारित है कि एक व्यक्ति का व्यय, एक व्यक्ति का जो खर्चा है वो दूसरे व्यक्ति के लिए क्या होगी? इनकम होगी, दूसरे व्यक्ति के लिए आय जरूर होगी। जब निवेश बढ़ता है तो इससे लोगों की आय भी बढ़ती है और इस बढ़ी हुई आय का एक हिस्सा लोग उपभोग पर खर्च करते हैं। देखो अब जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ने का मतलब क्या है कि लोग पैसा कहीं ना कहीं खर्च कर रहे हैं। देखो मैंने जैसे पहले के लास्ट के लेक्चर्स में आपको कह रखा कि अगर हम लोग पैसा घर पर बचाते हैं तो कुछ एक हद तक बचाते हैं, ठीक है, पर बाकी अगर घर से बाहर वो पैसा नहीं निकल रहा तो वो सही नहीं है, वो हमारी अर्थव्यवस्था को ब्लॉक कर देता है, रोक देता है, हमारी अर्थव्यवस्था को खराब करता है। इसलिए क्या है, इन्वेस्टमेंट पैसा चलता रहना चाहिए मार्केट में, खर्चा होता रहे और होता रहे। तो इस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा पैसा निवेश होगा, इन्वेस्ट होगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब हम यह देख लेते हैं कि भाई साहब कोई फैक्ट्री खुल रही है, इंडस्ट्री खुल रही है। अब इन्वेस्टमेंट हुआ इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज का प्रोडक्शन होगा, उत्पादन तो होगा ही ना भैया, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज का तो प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा। और जब उस चीज का प्रोडक्शन उत्पादन हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है? लोगों को एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मिल रहा है बच्चों, लोगों को रोजगार मिल रहा है। जब उत्पादन होगा तो इसका मतलब है कि रोजगार मिल रहा है, और जब रोजगार मिल रहा है इसका मतलब है कि लोगों की आय बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी। और जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग दो ही काम करते हैं इस इनकम से, या तो वो इस इनकम को कंज्यूम कर लेंगे, या तो वो इनकम को कंज्यूम कर लेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, या वो सेव कर लेंगे, बचा लेंगे। और ये कहा जाता है कि जब इनकम बढ़ती है तो कंजप्शन भी बढ़ता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे मेरी आय बढ़ेगी, वैसे वैसे मेरा उपभोग भी बढ़ेगा। अब आपने बहुत से लोगों के मुंह से ऐसा सुना होगा कि यार भाई तुम तो इतने पैसे कमाते हो, तुम्हारे काय की कमी है। तो बेटा एक्चुअल में कमी नहीं है, पर बात क्या है, जितना व्यक्ति बड़ा होता है, जितना वो पैसा कमाता है, उसको खर्चे भी वैसे करने पड़ते हैं। अब कोई व्यक्ति बहुत अच्छे खासे पैसे कमा रहा है, अब वो मान लो बच्चों को मतलब कहीं अच्छे से जगह नहीं पढ़ा रहा है, वो नहीं कर रहा, लो अरे यार कहाँ लेके जाएगा इतना पैसा, ठीक है, तो ऐसे जगह पढ़ा रहा है, ये काम करवा रहा है, ऐसे कपड़े पहनता है, ये करता है, तो कहीं ना कहीं खर्चे भी थोड़े से क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। तो इनकम बढ़ेगी तो हमारे कंजप्शन जो है, उपभोग भी बढ़ेगा। वही ये बात कही गई, निवेश बढ़ता है तो लोगों की आय बढ़ती है, और अगर आय बढ़ेगी तो लोग उस पर उपभोग पर एक और लोग खर्चा बढ़ाएंगे। हालांकि उपभोग पर खर्च की गई बढ़ी हुई आय की मात्रा एमपीसी के मूल्य पर निर्भर करती है, पर उपभोग पर खर्च की गई बढ़ी हुई आय की जो मात्रा वो किस पर निर्भर करती है, एमपीसी के मूल्य पर निर्भर करती है। क्योंकि एमपीसी क्या बता रहा है, एमपीसी यही तो बता रहा है ना कि आपकी इनकम बढ़ने पर, इनकम में चेंज आने पर आपके कंजप्शन में, आपके उपभोग में कितना परिवर्तन आया है, वही एमपीसी बताती है। एमपीसी के मूल्य पर निर्भर करता है कि हमने उपभोग कितना करा है। देखिए उच्च एमपीसी के मामले में लोग अपनी बढ़ी हुई आय का एक बड़ा हिस्सा उपभोग पर खर्च करेंगे। ऐसी स्थिति में गुणक का मान अधिक होगा। उच्च एमपीसी, जब एमपीसी हाई होगा, जब एमपीसी
हाई होगा तो लोग अपनी बढ़ी हुई आय का एक बड़ा हिस्सा उपभोग पर खर्च करेंगे। भैया देखो, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। अब जैसे मैं ये कहता हूं कि मैं पहले 10,000 रुपये कमा रहा था और 10,000 रुपये ही कंजप्शन पे खर्च हो रहे थे, वाई सी। मेरे काम अच्छा करने के कारण मेरी सैलरी 15,000 हो गई, अब जो खर्चा हो रहा है वो 15,000 का हो रहा है। चेंज जो आया है, इधर भी 5,000 का चेंज आया और इसमें भी मेरा 5,000 का चेंज आया। तो चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजप्शन कितना है, 5 का है और वाई भी 5 का, तो एमपीसी मेरा 1 आ जाएगा। एमपीसी मेरा 1 आ जाएगा और एमपीसी जो है एमपीसी 1 आ जाएगा। तो ये मेरा एक प्रकार से हाईएस्ट हो गया, ये अपन लोग पढ़ चुके हैं पहले। तो एमपीसी आ गया। अब देखिए, उच्च एमपीसी के मामले में लोग अपनी बढ़ी हुई आय का एक बड़ा हिस्सा, मतलब ज्यादा आ रहा है एमपीसी, भाई 0.9 आ रहा है, 0.8 आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी इनकम बढ़ी है, उस बढ़ी हुई इनकम को आप सारे की सारी इनकम को क्या कर रहे हो, खर्च कर रहे हो। और जब आप खर्च कर रहे हो, इसका मतलब ये हो रहा है कि वो किसी ना किसी व्यक्ति की आय बन रही है। भैया आप खर्च किस चीज के लिए कर रहे हो, मांग कर रहे हो ना किसी वस्तु की। आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिए। आज अगर आप मान लीजिए आप खाने की डिमांड कर रहे हो, तो खाने की डिमांड पे आप पैसा खर्च कर रहे हो, इसका मतलब ये है संदेश कि साहब इस चीज का और उत्पादन हो, और उत्पादन हो तो और रोजगार तो लोगों को और आए। आपने खर्चा करा तो किसी ना किसी व्यक्ति की तो इनकम बनी या नहीं बनी, बनी या नहीं बनी, बनी ना 100%। तो यही बात है, जब एमपीसी ज्यादा है इसका मतलब है मैं खर्चा ज्यादा कर रहा हूं, और खर्चा ज्यादा कर रहा हूं इसका मतलब है किसी को ज्यादा इनकम मिल रही है। मैं खर्चा जब ज्यादा कर रहा हूं तो और डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड बढ़ रही है तो और उत्पादन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जब एमपीसी ज्यादा होगी तो गुणक का मान भी अधिक होगा। कम एमपीसी की स्थिति में लोग अपनी बढ़ी हुई आय का कम हिस्सा खर्च करेंगे उपभोग, ठीक है। अब वो जब एमपीसी कम है, मतलब लो एमपीसी होगी, तो लो एमपीसी का मतलब क्या हो जाएगा कि अपनी बढ़ी हुई आय का वो कम हिस्सा खर्च करेंगे। ऐसी स्थिति में गुणक का मान तुलनात्मक रूप से कम होगा। इस प्रकार गुणक का मान एमपीसी पर निर्भर करता है। तो यहां पर एमपीसी का कम है तो गुणक जो है वो भी हमारा कम हो जाएगा। मतलब ये पूरा का पूरा किस पर निर्भर करता है, एमपीसी पर निर्भर करता है। चलिए, अब अपन ने, मैं आपको अब एमपीसी का जो है, एमपीसी के तुलना में जो फॉर्मूला है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। आप सभी इस बात को बड़े अच्छे से जानते हो, इनकम इज इक्वल टू जो है सी प्लस आई के रूप में ले सकते हैं। सी प्लस आई अपन ले लेते हैं। अब देखो, इनकम हमारी सी प्लस आई है, तो मैं ये कह सकता हूं चेंज इन वाई इज इक्वल टू चेंज इन सी प्लस चेंज इन आई। कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट और सेविंग को मान रहे हैं, एक मान रहे हैं यहाँ पे। तो अब चेंज इन वाई दोनों साइड से मैं चेंज इन वाई से डिवाइड कर देता हूँ। चेंज इन वाई बटा चेंज इन वाई, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई प्लस चेंज इन आई अपॉन चेंज इन वाई। ओके, ये वाला है। चेंज इन वाई से चेंज इन वाई अपना कैंसिल हो जाएगा और क्या बन जाएगा 1। चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई क्या है, एमपीसी है। और ये क्या हो गया, चेंज इन आई अपॉन चेंज इन वाई को मैं लिख देता हूं 1 अपॉन के। अब आप बोलोगे सर ये आपने गलत लिखा है, क्योंकि के का जो फॉर्मूला है, के का फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई, ये वाला होता है, ठीक है ना, ये वाला होता है। अब अगर मैंने यहाँ पर 1 अपॉन के लिखा है, ठीक है, ध्यान से समझ लेना इस बात को, 1 अपॉन के लिखा है, तो मैं ये लिखता हूं कि 1 के का है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई, ठीक है, ये वाला आप कहना चाहते हो। अब मैं मान लेता हूं कि भैया यहाँ पे कुछ भी एक फर्स्ट 1 है, ये वाली जो टर्म है ये इसके, देखो अब जैसे एक सेकेंड, अब ये जो ये हो गई फर्स्ट टर्म, ये हो गई सेकंड टर्म, ये हो गई थर्ड टर्म, तो ये वाली जो है आप देखोगे तो ये ऊपर चली जाएगी, चेंज इन वाई आ जाएगा, और ये जो है वो चेंज इन आई हो जाएगी। तो रिवर्स हो जाएगा ना बेटा, क्योंकि देखो यहां पर है, तो अब आप ये देखोगे तो ये वाली जो टर्म है ये इसके पास जाएगी और ये वाली जो टर्म है यहां चली जाएगी, तो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 1 अपॉन के लिखा गया है। अब ये एमपीसी को इधर लिया तो 1 माइनस एमपीसी बचा मेरा 1 अपॉन के यहाँ पर डिवाइड में है, भाग दे रहे हैं, तो इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा, के मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल्स टू 1। अब मैं यहां पर जो ये है ये गुणा हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको यहां पे ला करके नीचे डिवाइड दे दूंगा, 1 माइनस एमपीसी। ओके, तो के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, एक फॉर्मूला ये भी होगा। जब आपको एमपीसी दिया हुआ हो तो किस प्रकार से आप के निकाल सकते हो, मल्टीप्लायर निकाल सकते हो वो। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला तो हमारे पास चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई हो जाएगा, और दूसरा हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। ठीक है, दो फॉर्मूले हमारे पास हो गए हैं, एक एमपीसी का भी और डिस्कस करेंगे। ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा कि इनकम इज इक्वल टू सी प्लस आई हो जाएगा।
फिर हम इसको चेंज इन वाई अपॉन चेंज प्लस इज इक्वल टू चेंज इन सी प्लस चेंज इन आई कर सकते हैं, डिवाइड दोनों साइड से। चेंज इन वाई से चेंज इन वाई कट जाएगा 1, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई एमपीसी होता है। इसको 1 अपॉन के क्यों लिखा है, क्योंकि 1 अपॉन के इज इक्वल टू चेंज इन वाई, ये रिवर्स हो जाएगा तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। और फिर फाइनली ये है। अब एमपीसी के साथ आप लोगों ने संबंध देख लिया, अब एमपीएस के साथ देखिए। एमपीएस एंड मनी मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। एमपीएस एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इनका क्या संबंध है वो देख लो। अब इन दोनों का जो संबंध है ना बच्चों, वो थोड़ा सा उल्टा है। अगर आपका एमपीएस ज्यादा है तो आपका जो मल्टीप्लायर है, मतलब जो के है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एमपीएस ज्यादा है तो मल्टीप्लायर के कम हो जाएगा। अब ऐसा क्यों? देखो, इनकम में से हम या तो उपभोग कर सकते हैं या बचा सकते हैं। जब हम ये कह रहे हैं कि उपभोग ज्यादा होगा, एमपीसी ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा, पर जब मैं एमपीएस ज्यादा है मतलब मैं बचा ज्यादा रहा हूं तो मतलब उपभोग ज्यादा नहीं कर रहा हूं, उपभोग कम कर रहा हूं, तो कम कर रहा हूं तो मेरा डाउन चला जाएगा, जो इन्वेस्टमेंट है वो डाउन हो जाएगा मल्टीप्लायर। और इसी प्रकार से जैसे अगर मैंने एमपीएस कम कर दिया, एमपीएस कम होने का मतलब क्या है कि मैं ज्यादा उपभोग कर रहा हूं, और जब उपभोग ज्यादा कर रहा हूं तो मेरा एम या जो के है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये एमपीएस का संबंध है। अब एमपीएस का जो फॉर्मूला है वो देख लो क्या होगा। के का अभी हम लोग फॉर्मूला बना करके आए 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, ये वाला फॉर्मूला बनाया या नहीं बनाया? तो अब याद करो कि आप लोगों को कुछ लास्ट लेक्चर्स में मैंने पढ़ाया था एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। बोलो पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? आप बोलोगे गुरुदेव बिल्कुल पढ़ाया। तो अब अगर मैं कहूं एमपीएस इज इक्वल टू 1, ये प्लस में था तो उधर चला गया माइनस एमपीसी, तो एमपीएस 1 माइनस एमपीसी के बराबर है। यहां पर भी 1 माइनस एमपीसी लिखा हुआ है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि यहां पर एमपीएस लिख दूं, बिल्कुल लिख सकता हूं ना, क्योंकि 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी था और एमपीएस इसके बराबर है तो एमपीएस लिख दिया। तो तीसरा फॉर्मूला हमारा ये बन गया, तीसरा फॉर्मूला हमारा ये बन गया है मल्टीप्लायर का। अब डिपेंड करता है क्या दिया हुआ होता है, एमपीएस एमपीसी दिया हुआ है, एमपीएस दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है या इनकम दी हुई है, जो भी दे रखा उस हिसाब से हम फॉर्मूला पुट कर करके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे भविष्य में एग्जाम में। ये देख लीजिए, अब टेबल है, ये एमपीसी है 0, 0.50, 0.67, 75, 80, 0.90, 1। ये एमपीएस है, एमपीएस इस प्रकार से, और मल्टीप्लायर जब आप निकालोगे तो 1, 2, 3, 4, 10 और अनंत इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ओके, तो ये एमपीसी और एमपीएस के साथ मल्टीप्लायर के क्या संबंध थे वो दर्शा दिया है। और ये आप लोगों को अपने बोर्ड में कैसा संबंध चाहिए, मतलब कैसे मार्क्स चाहिए, किस प्रकार से आप सोसाइटी में संबंध बनाए रखना चाहते हो, सम्मान पाना चाहते हो, तो जरूर इन कोर्स को पाइए। इन कोर्सेज में आपको मिलने जा रहा है डाउट ग्रुप्स मिलने जा रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, आपको पीडीएफ मिलेगी हर वीडियो की, हर वन शॉट की, मॉडल पेपर कराए जाएंगे और ऑब्जेक्टिव टेस्ट की सीरीज होगी एप्लीकेशन पे। और ये रहा आपका अपना एप्लीकेशन लर्निंग आर्ट्स का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और कोर्सेज खरीदने के लिए इन 2 नंबरों पर घंटी बजाइए और टीम को बोलिए कि मैम सर मेरा कोर्स स्टार्ट कर दीजिए। ओके, और आज के लिए इतना ही। आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। बाकी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और आपके अपने चैनल लर्निंग आर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है, प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी नई जानकारियाँ मिलती रहे। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।